हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सुना। आज हम सब वेस्ट बंगाल SLST जो हिंदी एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके सिलेबस में लगा हुआ है द्विवेदी युग। मैंने पिछली वीडियो में आपको द्विवेदी युग को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था और आज उसी पे जो मैंने कल पढ़ाया था उसी पे आधारित मैं कुछ आपके लिए MCQ लाई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में PGT लेवल का एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इसे ध्यान से करेंगे, जिसका आंसर मालूम हो आप उसे कॉपी में नोट करते जाएंगे। हाँ, तो आपको क्या होगा, रिवीजन होते जाएगा। एक बार पढ़ेंगे फिर आप इसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा ये सब। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न को मैंने कल ही पढ़ाया है इसका, तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा है। कल ही मैंने पढ़ाया था द्विवेदी युग की समय सीमा है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है सन 1850 से 1900, बी है सन 1900 से 1918 और सन 1900 से 1920, सन 1920 से 1940 और डी है सन 1850 से 1920। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ना, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सन 1900 से 1918। लेकिन मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें सन 1900 से 1920 लिखा था ना। तो ऐसे माना जाता है कि समय सीमा 1900 से 1920, लेकिन 18 से जो है छायावाद क्या किया जाता है, छायावाद जो है स्टार्ट हो जाता है ना। छायावादी प्रथम कविता, छायावादी जो है प्रथम कविता को लिखा गया था है ना। तो इसलिए जो है द्विवेदी युग की सीमा फिर हम 1900 से 1918 मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है। मैंने कल ही बताया था द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां आपको बताई थी डिटेल में। तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता है इसी द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां ना। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सी नहीं है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं देखते हैं उसका आंसर हाँ में कर देते हैं। तो यहाँ लेकिन पूछ रहा है कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है, वैसे आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। तो ध्यान से याद कीजिए, कल मैंने पढ़ाया था कि द्विवेदी युगीन में इतिवृत्तात्मकता थी ना, सुधारवाद भी था। जो समस्या था समस्या का उसमें क्या किया गया, समाधान भी दिखाया गया है ना। सुधार भी करने के लिए जो है काव्य रचना में सब लिखा गया। फिर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को जो है प्रोत्साहन किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के लिए बहुत सारे अथक कार्य किए। तो ये तीनों ऑप्शन है ना, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं नहीं, क्या पूछ रहे हैं, नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। इसमें देखिए स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं था। ठीक है, ऐसे करेंगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया ना। द्विवेदी युग कल ही मैंने ये भी बताया है, कल जो मैंने डाला है वीडियो उसमें मैंने बताया है कि द्विवेदी युग नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है ना। तो चलिए आंसर बताइए मुझे। ऑप्शन देखिए, ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, या डी है सोहनलाल द्विवेदी जी के नाम पर ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे आपको याद होगा, या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं अपना। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, चींटी से लेकर है ना, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। मतलब भी सभी पर जो है, सभी जो है कविता के विषय हो सकते हैं। उक्त कथन किस विद्वान का है, ये भी मैंने कल, ये भी जो है ये कथन मैंने आपको कल पढ़ाया है। हाँ, तो जो भी अगर वो डिटेल वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो उक्त कथन किस विद्वान का है, इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी में बाबू गुलाब राय। इसका सही आंसर क्या होगा, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर मालूम होगा। तो इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस नाम से अभिहित किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना,
कल मैंने कल पढ़ाया है, कल ये भी मैंने पढ़ाया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को और किस नाम से जो है अभिहित किया था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे नव जागरण काल, ए है नव जागरण काल, बी है छायावाद काल, सी है जागरण सुधार काल, डी है पुनर्जागरण काल। तो डॉक्टर नगीन ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, ये भी मैंने कल पढ़ाया है, कल का जो डिटेल वीडियो था उसमें भी ये मैंने पढ़ाया है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए छठा प्रश्न क्या है, वर्ष 2003 में है ना, वर्ष 2003 में है ना, वर्ष 2003 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। 2003 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ये भी मैंने कल का वीडियो में पढ़ाया है। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए। ए है श्याम सुंदर दास, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है चिंतामणि घोष। तो कौन थे 2003 में सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। द्विवेदी योगिन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन कथन गलत है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, गलत यहाँ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या है, गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गलत। द्विवेदी योगिन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को। ए नंबर देखिए, द्विवेदी योगिन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर में बोल रहा है कि द्विवेदी योगिन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी योगिन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, नीति और आदर्श की प्रधानता है। ये आपने पढ़ा होगा द्विवेदी योगिन काव्य में। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ देखिए द्विवेदी योगिन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार है ना, ये देखिए वर्ण विषयों का विस्तार है। तो आगे पढ़ते हैं, द्विवेदी योगिन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ के क्या लगता है, क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से पढ़िए कि बोल रहा है द्विवेदी योगिन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गलत। हाँ, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और तब जाकर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो गलत पूछ रहा है, ऑप्शन क्या है इसमें देखिए। ए नंबर में द्विवेदी योगिन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव था, नहीं। मैंने कल पढ़ाया था कि द्विवेदी योगिन कविता जो रची गई उसमें देश प्रेम से क्या ओत प्रेत होती, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। तो जितने भी कवि थे वो जो है अपनी कविताओं का मेन विषय क्या बनाते थे, देश प्रेम ना, राष्ट्रीयता बनाते थे, है ना, देशभक्ति बनाते थे। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया ना, गलत ना, ये गलत है। आगे देखते हैं, ये गलत है। द्विवेदी योगिन काव्य में नीति और आदर्श की ये तो सही है ये है ना, सही है, ये सही है। द्विवेदी योगिन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, ये ठीक है। अच्छा, द्विवेदी योगिन काव्य में वर्ण विषयों का भी विस्तार था, विविध विषय लिए कि उसका समाधान भी खोजा गया है ना, देश प्रेम। इसके अलावा जो हमारे देश में उस समय सामाजिक समस्याएं थी उसका विषय बनाया गया है ना। इसके अलावा जो है क्या हमारे देश में किन किन कवियों ने जो है ऋतु भिन्न ऋतुओं को विषय बनाया है ना। तो इस तरह से वर्ण विषयों का विस्तार हुआ। आगे पढ़ते हैं, द्विवेदी योगिन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है ना, ये भी सही है, सभी काव्य रूपों का प्रयोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय जो है सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन गलत है ना, यही पूछ रहा था ना आपका, कौन गलत है। तो इसमें कौन गलत होगा, इसमें कौन सा गलत होगा बताइए। इसमें गलत होगा ये ना, कौन कथन गलत है, ये गलत, ये कथन क्या है आपका, गलत है ना, ये देखिए गलत है। तो ये इनमें से कौन कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ए नंबर ना, ये तीनों सही है और ये जो है गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ना। अब देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो साकेत ए नंबर में दिया, बी में प्रिय प्रवास दिया है कामायनी और डी में लोकायतन है ना। तो इसमें जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है, हाँ याद रखेंगे। और साकेत तो मैथिली शरण गुप्त जी का, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है ना। तो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य याद रखेंगे, प्रिय प्रवास, जिसकी रचना है क्या 1914। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्यकार के रूप में देखने को मिलता है, ये भी कल मैंने पढ़ाया है। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास किस साहित्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। आंसर देखिए इसका क्या होगा, ए नंबर में नाटककार के रूप में, बी नंबर में प्रबंधकार के रूप में, सी प्रगीतकार के रूप में या फिर डी मुक्तककार के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त जो है
प्रतिभा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा हमें सर्वाधिक जो है प्रबंध काव्य के रूप में, प्रबंधकार के रूप में हमें देखने को मिलती है। सही आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वें प्रश्न की ओर। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? देखिए यहाँ पे इसी प्रश्न को दो तरह से पूछा गया है ना, अभी थोड़ा देर पहले मैंने पूछा था। और यहाँ पे देखिए कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है ना, किसने कहा है यहाँ पे पूछा गया। और यहाँ पे पूछा गया था द्विवेदी युग का अन्य और किस नाम से अभिहित किया गया है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को चेंज करके। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा आपको पता ही होगा। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है बाबू गुलाब राय। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र ना, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल भी नाम दिया। आगे चलते हैं 11 प्रश्न की ओर। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां है ना। जो द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शन को। ए है समाज सुधार, बी है गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता। कविता की मुख्य प्रवृत्तियां पूछ रहा है ना, तो समाज सुधार था, हाँ था, समाज सुधार था ना, हाँ। गीति काव्य की प्रचुरता नहीं थी, गीति काव्य नहीं, प्रबंध था ना। स्वच्छंदता नहीं ना। अच्छा, इतिवृत्तात्मकता, हाँ मैंने कल बताया था, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्ति थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए और डी। तो यहाँ पे दिया गया आपका पुट, कौन सा होगा आंसर सही? सी नंबर, जिसमें ए और डी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, है ना। ये मैंने कल पढ़ाया है, आपको याद भी होगा। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित आदर्श का भी मर्म होना चाहिए। मतलब हम अगर कविता लिख रहे हैं, कवि कोई कविता लिख रहा है, तो उसका जो सिर्फ मनोरंजन ही उद्देश्य नहीं है, उससे क्या समाज को कुछ क्या संदेश मिलना चाहिए समाज के लिए, वो आदर्श मर्यादित हो, है ना। उसमें लोगों को जो वो कविता क्या कर सके, प्रेरणादायक हो ना। तो वही बोल रहा है कवि। यह कथन किस विद्वान का है? चलिए बताइए, ये मैंने कल पढ़ाया है। तो ऑप्शन देखिए ध्यान से ना। ए हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हैं मैथिली शरण गुप्त, सी हैं आचार्य शुक्ल और डी हैं हरिऔध जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित आदर्श का भी मर्म होना चाहिए। कथन किसके विद्वान का है? मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। 13 नंबर, भारत भारती कितने खंडों में विभक्त है ना। यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, भारत भारती कितने खंडों में विभक्त है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, भारत भारती जो है, अब सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर में 2 है ना, बी नंबर में 3, सी नंबर में 4 और 5 ना। तो भारत भारती किसके द्वारा रचित है? ये आप जानते हैं, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। ठीक है, यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त की जो जी द्वारा लिखा गया भारत भारती। अब कितने खंडों में विभक्त है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। भारत भारती जो है कितने खंडों में विभक्त है? तो 3 खंडों में विभक्त है। कितने? 3। पहला है इसका अतीत, और ये कितने कब प्रकाशित हुई थी? और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी, याद रख लेंगे अगर याद नहीं है वो आपको। तो 1912 में। इसके रचनाकार का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त जी इसके कौन है? रचनाकार है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका ये 3 खंडों में विभाजित है। अच्छा, पहला खंड है अतीत ना, अतीत के बारे में वहाँ वर्णन है भारत का। दूसरा है वर्तमान ना, और तीसरा है भविष्य। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 खंडों में भारत भारती विभाजित है। और इसके रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त, 1912 में लिखा इसका रचना जो है प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, आगे देखिए, सरस्वती ना, 14 नंबर में चलते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है ना, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये भी मैंने कल बताया है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए नंबर में 1901 है, बी में 1902 है, सी है 1903 और डी है 1900। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन
1900 में हुआ ना, 1900 में। और 1903 में सरस्वती पत्रिका का कौन संपादन कौन किए? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, याद रखेंगे। 1903 में महावीर, ठीक है, ठीक है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका संपादन किया, 1903 से 1920 तक। और ये सरस्वती पत्रिका लेकिन प्रकाशन किस वर्ष हुआ स्टार्ट? तो याद रखेंगे 1900 में। किस वर्ष शुरू हुआ? 1900 में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देखिए, अभी पूछ लिया ना, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ देखिए ध्यान से, ए नंबर में देखिए यहाँ पे है ना, क्या ऑप्शन? ए नंबर में श्याम सुंदर दास जी हैं, बी में चिंतामणि घोष जी हैं, सी में चिंतामणि त्रिपाठी और डी में कौन है? श्याम सुंदर सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष ना, 1900 में किए थे और बाद में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ना इनका संपादन किया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर में यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त ना, मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से कौन सी रचना नहीं, फिर से पूछा है नहीं वाला क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से, यही एग्जाम में ऐसे ही करना है, एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने से भी आपको आंसर मालूम होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से कौन सी रचना नहीं पूछा है, तो कौन सा होगा? यहाँ देखिए, चलिए ना, कौन सी रचना नहीं है? तो ए नंबर में देखिए क्या है? साकेत, बी में जयद्रथ वध, सी में पंचवटी और क्या है? डी में प्रिय प्रवास, है ना। तो कौन सी नहीं पूछा है तो क्या होगा? कौन सी रचना नहीं है? हाँ बोलिए। तो ये कौन सी रचना नहीं है? डी नंबर, प्रिय प्रवास। कौन सी रचना नहीं है? प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास की, प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अभी मैंने आपको बताया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, है ना। और ये तीनों जो रचना अभी हम लोग देख रहे हैं, साकेत, जयद्रथ और पंचवटी, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा क्या है? रचित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ना, मिलते हैं नए वीडियो में फिर इसके आगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, आपके लिए यूजफुल है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन बनता है ना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू एवरीवन, वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।